सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकदीम मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह समी इब्राहिम साहब, एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब और इसके साथ साथ डिफेंस एनालिस्ट और हमारे सीनियर रिपोर्टर अहमद मंजूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत अहम सवाल किए गए जिनके जवाब उन्होंने दिए। आज के इस प्रोग्राम में हम वही डिस्कस करेंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। देखिए, जो बुनियादी तौर पर जो मैसेज था वो तो अहमद मंसूर साहब वहाँ पर मौजूद थे और फिर अभी ISPR को क्योंकि बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं तो ये हर जो लफ्ज़ है और जो सेंटेंस है उसका मफ़हूम भी हमसे बेहतर अंदाज में समझते हैं और उसकी वो एक्सप्लेनेशन भी देंगे। लेकिन मैं सिर्फ एट द वेरी आउटसेट आई वुड से जस्ट वन थिंग कि आज जो जवाब दिया है अपोजिशन को, PDM की क़यादत को DGISPR ने बड़ा करारा जवाब दिया। यानी आप ये देखें, आप जलसों की देख लें कार्रवाई, आप वीडियोस देख लें, आप ऑडियो सुन लें, नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुन लें, उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज, हमारे इदारों के हवाले से जो गुफ्तगू की है, जो हर्जा सराई की है, शर्मनाक थी। वो बहुत ही शदीद अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि ये अपनी फ़ौज के बारे में नहीं, दुश्मन के बारे में ये बातें कर रहे हैं। लेकिन उसका जवाब क्या दिया आज जब ये सवाल हुआ DGISPR पे कि मौलाना फजलुर रहमान ने तो ये कहा है कि वो हो सकता है पिंडी की तरफ आ जाएं, GHQ आके एहतजाज करें, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए ये बात कही कि जनाब हम उन्हें चाय पानी पिलाएंगे। अगर ज़रा प्रोड्यूसर साहब अगर उसको सुनवा भी दें, वो जो DGISPR के चेहरे पे जो खुशगवार एक मुस्कुराहट थी, उनके साथ थे, पूरी कौम देखे कि हमारे जवानों को, हमारी फ़ौज को, हमारे उन ख़ानदानों को जो हमारी हिफाजत के लिए अपना खून बहा रहे हैं, जब उन्हें कुछ लोग हमारे यहाँ पर गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो भी उनका रद्द-ए-अमल क्या है, वो किस तरीके से इसको देखते हैं, किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। आइए ज़रा वो क्लिप देख लें। यानी एक तो वजह इधर नहीं आती नज़र आने की, ही सेड इट वेरी राइटली। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर वो आते हैं तो चाय पानी उन्हें पिला देंगे। एक और उन्होंने गुफ्तगू की, जब बार बार सवाल हो रहा था कि उनके ख़िलाफ़ जो PDM की क़यादत है या जो सियासी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज पर, जो तनकीद की जा रही है, क्या उसका कोई फ़ौज जवाब देगी? बहुत सारे लोग ये कहते हैं पाकिस्तान में कि आइन और कानून ये कहता है कि आप इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई नहीं कर सकते, आप उनकी सैंक्टिटी को दागदार नहीं कर सकते और फिर झूठ की बुनियाद पर आप उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बड़ी सख्त सज़ाएँ आइन तजवीज़ करता है और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो आप सज़ा नहीं देते, हम भी कई दफ़ा अपने इस प्लेटफॉर्म से कह चुके हैं कि अगर आप सज़ा नहीं देंगे तो फिर और बहुत सारे लोग इनकरेज होंगे इस बात के लिए। तो सज़ा क्यों नहीं दी जा रही, क्या सज़ा देने का कोई इरादा है, उस पर DGISPR ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही। आइए ज़रा वो भी सुन लें आप। यानी एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ पाकिस्तान की फ़ौज सारे मामलात को देख रही है और अपने जो लोग हैं, आइन कहता है जो भी पाकिस्तानी है उसकी हिफाजत और पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं, जो आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज़ हैं, उनकी हिफाजत आपके ज़िम्मे है और फ़ौज उसका फ़र्ज़ बड़े एहसन तरीके से निभा रही है। जो लोग जलसों जलूसों में आके बुरा भला भी कहते हैं, उनकी भी हिफाजत करना वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं और DGISPR ने ये जो गुफ्तगू की, ये बिल्कुल आपके सामने। मंसूर साहब, ये मैंने तो इसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाला है, आप वहाँ पर मौजूद थे, बड़े सवाल व जवाब भी हुए, कई सख्त मैसेजेस भी दिए DGISPR ने कुछ उन लोगों को जो नरमी से फ़ायदा उठा के इस किस्म की बातें कर रहे हैं, जिसका बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि वो बैरूनी एजेंडे पर चल रहे हैं। भारत को भी बड़ा करारा जवाब दिया है। वहाँ पर जो माहौल था, जो मूड था, यकीनन आपकी वहाँ पर मौजूद लोगों से प्राइवेट कन्वर्सेशंस भी हुई होंगी, तो क्या इस वक्त आप अगर नरेट करें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो व्हाट वाज द की पॉइंट इन योर जजमेंट? समी साहब, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, बुनियादी तौर पे ये 10 सालों की जो इस वक्त पाकिस्तान जिन सूरत हाल से, जिस हालात से गुजरा है, ये उसमें जिस तरह फ़ौज ने यहाँ तक आज पाकिस्तान को पहुँचाया है उस पे थी।
और बड़ा पॉजिटिव उन्होंने रखा, कोई खौफ और डर पैदा नहीं किया। वही जो एग्जांपल होती है कि ग्लास जो है वो आधा खाली है आधा भरा हुआ है, उन्होंने भरा हुआ दिखाया। आर्मी चीफ की भी बात इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमें याद आई कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा भी है और अच्छा होगा। तो हमें वो अच्छा नज़र आया कि जो पाकिस्तान जहाँ था और आज जहाँ है उसमें जो किरदार अदा किया अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे जवानों ने, हमारी कौम ने, वहाँ के बाद आगे एक बड़ी अच्छी खुशकुन तस्वीर उसमें पूरी हमें नजर आई। अब डाटा भी सारा देख लें तो वो सारा इसी में है, कोई खौफ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कोई चैलेंज है तो वो उन्होंने बताया कि हम उससे नबरदजमा हो रहे हैं, इंडिया का है या बाकी सारी चीज़ें हैं, जो मैसेजेस हैं। फिर पॉलिटिकल भी थोड़ा सा वो आप देखें कि पिछले कुछ अरसे से जब से जनरल बाजवा का ये फेज़ सारा शुरू हुआ है और पाक फौज है, वो आपको बड़ी पिछली जो लीडरशिप है उससे बड़ी अलग हट के नज़र आ रही होगी। वो सियासत में नहीं आना चाहती। और आज के जो जवाब हैं दोनों आप देखें बड़ा लाइट उन्होंने मूड में, जैसे सवाल आप ही का था जीएचक्यू वाला, मैं देख रहा वो सवाल था और देखें वो बात हुई थी और सारे इसका जवाब जानना भी चाहते थे और उन्होंने जवाब जिस अंदाज में दिया, मुख्तसर सी बात की और उसमें एक बड़े मानी खेज अंदाज में। अब उसका हर कोई अपना तर्जमा निकाल सकता है। अब आपने जैसे बात की है वही बात, लेकिन सोशल मीडिया पे देख लें, कोई उसे अभिनंदन की चाय से मिला रहा है, कोई उसे माल पानी की चाय पानी की है कि आएंगे, इससे ज्यादा हमसे कोई तवक्को ना रखें। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया पर हम देखें, उन्होंने कहा कि हम चाय पानी तो वो अमूमी तौर पर जाते हैं ना, वो जो पुलिस वाले हैं या कोई एहलकार होते हैं किसी दफ्तर के, तो वो कहते हैं भाई चाय पानी कुछ करो, आपने कह फाइल अगर मूव करानी है। तो कुछ लोग उसको चाय पानी से मुराद ये दे रहे हैं कि माल शाल इनको लगेगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये राइट, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि ये जरूर हो सकता है कि आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, कि हमसे अगर आप कोई तवक्को रख रहे हैं कि हम इंटरवीन करें और आप हमें मुदाखलत करने पे आमादा करना चाहते हैं, ब्लैकमेल करना चाहते हैं, हम नहीं होंगे, हमने नहीं आना। और साथ उन्होंने एक मैसेज ये भी दे दिया कि हुकूमत ये जो सारी बातें हैं इसका हमारी तरफ से कोई जवाब बनता नहीं है, क्योंकि बेसलेस चीजें हैं। अच्छा, हुकूमत जवाब दे रही है। अच्छा, एक मैं बीच में जरा राना साहब को भी इसमें ड्रैग इन करते हैं, उनके भी बड़े जबरदस्त किस्म के एनालिसिस होते हैं। राना साहब, ये अभी मंसूर साहब ने जिक्र किया कि चाय पानी, आप हम देखें ना, हमने चाय तो अभी नंदन को भी पिलाई थी, तो सिंबॉलिकली हम इसका ये मकसद ले सकते हैं, ये मैसेज ले सकते हैं कि जो कहा DGISPR ने कि देखें जो PDM की क़यादत है इस वक्त जो गुफ्तगू कर रही है, इस वक्त जो बात कर रही है, वो इंडिया का जो पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से जो प्रोपेगेंडा उसके बड़ा नज़दीक तरीन है, तो आपको वैसा ही ट्रीटमेंट देंगे जैसा अभिनंदन को दिया कि चाय पिलाई लेकिन छोड़ दिया। आपको भी कहेंगे कुछ नहीं, चाय पिला के आपको छोड़ देंगे क्योंकि आप भी अभिनंदन के रिश्तेदार ही लग रहे हैं। एम आई करेक्ट while doing this analysis? साहब देखें, बात ये है, आप बात सही कर रहे हैं कि जो बयानियाँ ये नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान लेकर आगे चल रहे हैं, ये बयानियाँ तो अभिनंदन के जो सरपरस्त हैं इंडियन, उन्हीं का है ना बयानियाँ जो लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन DGISPR ने बड़ा खूबसूरती से इनको जवाब दे दिया। मसला ये है समी साहब कि मैं आपको ना पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि नवाज शरीफ जो है वो और PDM की बाकी क़यादत है, ये सिर्फ ऐसे ही ना एक बड़के लगाते हैं, ये उधर का रुख करने की जुर्रत भी नहीं कर सकते। ये तो कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्होंने ना कभी ये सोचेंगे, ना ये कभी उधर जाएंगे, ना जा सकते हैं। आप देखें कि इनके चेले कौन हैं। वो चेले जो हैं सारे, बलूचिस्तान में इतना बड़ा सानिया हुआ, वो जो चेले थे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, उन्होंने वहाँ पर जाकर उन लोगों को कोई बेचारों के साथ हमदर्दी करने की कोशिश की जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके चेले, उनका क्या किरदार था? तो ये जो DGISPR ने आज ये तो बिल्कुल एक और तरफ चले गए। नहीं, वो जो चाय पानी की आपने बात की है ना समी साहब, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इनकी चाय पानी से बड़ी ठीक ठाक तवाज़ो होगी अगर ये उधर का रुख करेंगे। लेकिन ये करेंगे नहीं। वो चाय पानी जो होगा ना, वो अभिनंदन को जिस तरीके से चाय पिलाने से पहले पाकिस्तानियों ने अभिनंदन के साथ जो कुछ वहाँ पे जब उसका जहाज गिरा था, तो अब पाकिस्तानी कौम इनके साथ भी वही हशर करेगी। मुझे ऐसा लगता है वही कहना चाह रहे हैं, चाय पानी का मकसद है कि आप चाय पानी पिला के तो चाय भी देंगे, पानी भी देंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। आप जाने और हुकूमत जाने, जितनी देर आप बैठना चाहते हैं उतनी देर आप बैठें। इट्स बिटवीन यू एंड गवर्नमेंट। मैं अलीना से एग्री करता हूं, मुझे यही लगता है। हम आपको कुछ नहीं कहेंगे
क्यों मंसूर साहब? इसका मतलब ये भी मैं भी यही समझाऊं। और इसमें दूसरी बात यह है कि हुकूमत पे जो उन्होंने साथ ये कहा ना कि जो हुकूमत उनको जवाब दे रही है पूरी तरह मुतमिन है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे जो बाकी चीजें जो फैलाई जाती है ना, अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। हुकूमत ने अभी तक तो जो किया है उसमें एक तो कफ़ायतुल्ला साहब के खिलाफ बगावत का पर्चा दर्ज किया है, मौलाना कफ़ायतुल्ला के खिलाफ। तो आप समझते हैं कि फिर वो एक तरह से इंडोर्समेंट है कि जो कुछ भी हुकूमत कर रही है वो ठीक कर रही है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि हम ट्रीटमेंट करेंगे, कल भी कहा उन्होंने कि हम ट्रीटमेंट करेंगे है, लेकिन इसमें साथ ये भी है हुकूमत के ऊपर एक बर्डन भी डाल दिया है कि भाई आपने करना है, हमें आप भी हमें ना घसीटें इसमें, ओपोजिशन भी ना घसीटे, हुकूमत भी ना घसीटे, बिल्कुल। तो आप आपस में ये पॉलिटिकल मामला आते हैं आपस में हल करें। तो ये एक बहुत जो अहम स्टांस है और इसमें हुकूमत पे भी एक जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है कि अब इसमें बड़ी समझदारी से इसको डील करना पड़ेगा। वो भी अब बढ़ के ना मारे, मतलब सिर्फ बढ़ के मारने से भी काम नहीं होता, हालात को टैकल भी करना है। यानी कि आप बैठें कुछ हल निकालने इसका मतलब ये भी हो सकता है। देखें, इसका मतलब ये भी हो और हाल तो खैर समी साहब निकलना चाहिए, क्या नहीं निकलना चाहिए? क्या पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हम आपस में इसी तरह की आपस में लड़ाइयां करते हैं? लेकिन इसमें देखें, एक जो और बात बड़ी स्ट्रांग जो मुझे समझ में आई कि ये अचकज़ई साहब और बहुत सारे जो दूसरे लोग हैं वो ये बातें कर रहे थे कि जी अफ़गानिस्तान की जो बाढ़ है उसको उखाड़ दें। तो उस पर DGISPR ने कहा कि किसी की मजाल नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, इसके लिए हमने बड़ा खून दिया है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग उसमें मैसेज दिया है DGISPR ने कि बाढ़ के हवाले से और जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है बाहर से अफगानिस्तान से उसके हवाले से। समी साहब, क्यों ये बनता भी था इसलिए कि ये तो डायरेक्ट उनकी जिम्मेदारी है और उन्होंने जिम्मेदारी अदा की है। पिछले जो आप 7 दहाइयों से छोड़ दें, अभी 1 दहाई की जो आज पूरा डाटा सामने रखा है, इस फौज ने जो कुर्बानियां दी हैं और जहां तक लेके आई है, उसके बाद ये बाढ़ वाला जो इनिशिएटिव है ये कोई छोटा इनिशिएटिव नहीं है, इसने पूरे रीजन के जो डायनामिक्स हैं वो चेंज किए हैं। उसका एक मुस्तकिल हल है जो इल्जाम लगाया जाता है कि जी वहां से आ गए, यहां से चले गए। वो कोई फौज के लिए बाढ़ है, वो पाकिस्तान के लिए बाढ़ है, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है, पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अगर वो कोई भी जो अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से या किसी भी वजह से वो उससे कोई माइलेज लेना चाहता है और उसको पॉइंट स्कोरिंग करना चाहता है तो उसको ये जवाब तो मिलना चाहिए। तो उसको बहुत सख्त जवाब दिया और उस पर बड़ा उन्होंने मतलब आप कह लें कि एक तरह से कि बड़ा गुस्से से उनका जो इजहार था, ये जवाब इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी मौके पे इतने गुस्से में DGISPR को हमने नहीं देखा जो इस बात पे किया और उस पर बड़ा फर्म जवाब दिया कि कोई बाढ़ को अगर उखाड़ने की बात करेगा तो फिर बस इसको फिर उसका हम पूरी तरह जवाब देंगे। राना साहब, तो वो जो असल होगा जी समी साहब, उसका पूरी तरह इलाज होगा। जी बिल्कुल, ट्रीटमेंट देखिए, अभी आपने नाम लिया कि ये जो कुछ अचकज़ई साहब जिस तरीके से ये जो आप कहते हैं ना कि ये पाक फौज के तर्जुमान ने आज जिस तरीके से इनके सारे इल्ज़ामात के हवाले से समी साहब गुफ्तगू की है, उससे एक मैसेज और वाज़े जो अभी मंसूर साहब ने बात की है ना कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। भाई फ़ौज ने खुद तो कोई कार्रवाई नहीं करनी होती, जो भी हुकूमत वक्त होती है ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि आइन और कानून पर अमल दरामद कराए। कि आइन जो कहता है कि अफ़वाज पाकिस्तान की तज़हीक नहीं की जा सकती, तो ये कुछ शरपसंद जो इस तरह की शरंगेज़ी फ़ौज के ख़िलाफ़ फैला रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत वो काम कर रही है। जैसे आपने कहा कि वज़ीर आज़म ने कल भी कहा, समीर साहब ये सिलसिला जो है इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। ये जो नवाज शरीफ ने काम शुरू किया है इसको रोकना बहुत ज़रूरी है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह जहर उगलने का सिलसिला। और फिर जो बाढ़ के हवाले से जैसे आपने अभी कहा कि वो जो बाढ़ के हवाले से PDM के जलसे में ही तो ये हर्जा सराई की गई थी। जी जी बिल्कुल, उसी का तो जवाब दिया है कि भाई ये किसी की मजाल नहीं है कि उस तरफ देख सके। तो इस एक बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी वाज़ेह थी कि अफ़वाज पाकिस्तान जो हैं वो पूरी तरह मुतमिन है अपने काम से और वो अपना काम नहायत जिम्मेदारी से अंजाम दे रही हैं जो दफ़ाए वतन का है, और उस हवाले से वो कोई चीज़ भी रुकावट नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा मंसूर, आप क्योंकि वहाँ पर रहे, डेफिनेटली प्राइवेट कन्वर्सेशंस भी होती हैं। एक हमने फिनोमेना देखा शुरू में जो PDM की क़यादत थी, जिस तरीके से उनकी जलगार थी और ये तवक्को की जा रही थी कि बड़े बड़े जलसे हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान फ़ौज के हवाले से हर्जा सराई की उन्होंने तो लोगों की तादाद जो थी जलसों में वो कम हुई। ओवरऑल क्या, क्योंकि DG साहब हैं ISPR के या ISPR इटसेल्फ जो है शोबा तल्लुकात आमा है, तो वो जो सारा पब्लिक रिएक्शन है उसको गेज कर रहे होते हैं, उस पर पॉलिसी भी वो ज़ाहिर है फार्मूलेट करने में उनकी इनपुट होती है। अभी तक जो रिस्पांस है पाकिस्तान के लोगों का और जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं और फिर
GHQ की तरफ आने का भी ऐलान है, भले उन्होंने एक बड़े लाइट से मूड में उसका जवाब दिया। क्या फीलिंग थी वहाँ पर, क्या सोच थी ISPR में कि वो समझ रहे हैं कि ये लोग आएंगे, या मुतमईन है जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों ने जलसों में पार्टिसिपेशन में अपना रिस्पॉन्ड दिया उससे? सभी साहब, आप जानते हैं कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जर्नलिस्ट होते हैं वो बड़ी कोशिश करते हैं कि गुस्सा दिलाएं और अंदर से इस तरह की कोई चीज़ निकलवाएं। ऐसा हुआ, 3-4 सवाल इसी टॉपिक पे, इसी पे हुए, और आपने उनका जवाब देखा कि वो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल उसी फ्रेम ऑफ माइंड से निकलने नहीं दिया। और यही चीज़ जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड गपशप और वैसे हो रही थी, तो वही जो कुछ ऑन कैमरा था, वही फीलिंग, वही रवैया, वही इत्मीनान ऑफ कैमरा था। कोई इस हवाले उसकी मैं बात बता रहा हूँ कि उसकी रीज़न क्या हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि इनको शायद जो है अंदाज़ा नहीं है अपोजिशन को कि फ़ौज के पास तो इंफॉर्मेशन का बाकी सबसे और अदारे हैं, सारा कुछ है, उनका एनालिसिस का भी है। उनको लग रहा है कि ये इन तिलों में तेल नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, और उन्होंने ये बात बरमला कही है कि पाकिस्तान के अवाम कभी भी इंतशार के साथ नहीं गए, तो इसलिए अभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। और बड़े इत्मीनान में और बड़े इसी तरीके से इस सारी सूरत हाल पे वो मुतमिन है और समझ रहे हैं कि वो साइड पे अपना रोल अदा करेंगे जो कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स में वो नहीं पड़ेंगे, और अल्लाह करे उनको पॉलिटिक्स में ना आना पड़े, हुकूमत और अपोजिशन मिलके वो सूरत हाल ना लेके आए कि मजबूरन आना पड़े। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि इस सारे जो PDM का जो एहतजाज है, जिस तरीके से गवर्नमेंट को ये कोशिश कर रहे हैं प्रेशराइज करने की, इसके पीछे फॉरेन हैंड है, इसके पीछे बैरूनी ताकतें जो हैं वो हैं। कोई आपको कहीं पर भी जो वहाँ पर गुफ्तगू हुई, कोई इम्प्रेशन आपको ऐसा मिला कि वहाँ पर भी कोई ऐसी सोच है? समी साहब, उसमें एक चीज़ ये ज़रूर देखने वाली है कि ये फॉल्ट लाइंस तो पाकिस्तान की हैं, और पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को थ्रेट की, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है, आपको पता है इंडिया है, रॉ है, उसकी पिछला जो प्रेशर था DGISPR का, उसमें और जो डोजियर भी दिया, वो हमने देखा, उसकी तफसीलात बड़ी होशरबा हैं। तो जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको वो यूज़ तो कर रहे हैं, तो PDM भी फॉल्ट लाइंस में शामिल तो है। तो अब वहाँ पे चाहते ना चाहते हम अगर बतौर पाकिस्तानी शहरी या हम सियासतदान हैं, हम मीडिया में हैं, हम अगर उन फॉल्ट लाइंस में वो इस्तेमाल हो जाएं, तो ये भी एक मुल्क दुश्मनी की एक सूरत हाल है। तो हमें खुद भी इदराक होना चाहिए कि हम इस्तेमाल ना हो, अगर हम उनका हिस्सा नहीं भी हैं, अगर, और अल्लाह करे ना हो, अगर हैं तो फिर तो बहुत खौफनाक सूरत हाल है, अगर नहीं भी हैं तो हमें कम से कम उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि वो हमें इस्तेमाल कर सके। तो शायद यही वजह है कि बहुत ही कॉशियस रिस्पॉन्ड किया है ISPR ने। बहुत कुछ कहा गया फ़ौज के हवाले से, नवाज शरीफ साहब ने तो बिल्कुल हद ही कर दी, फिर मरीम साहबा के ट्वीट्स, रीट्वीट्स, गुफ्तगू, फिर उनका जो सोशल मीडिया है, जो दानिश्वर उनके साथ हैं, जिस तरह से उन्होंने ट्वीट्स किए हैं और तैश दिलाने की एक कोशिश हमें नज़र आ रही थी। बड़ा एक कॉशियस रवैया हमने देखा है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड ISPR का। बिल्कुल, और इसमें देखें समीर साहब, पॉलिटिशियंस में हम कोई उनके दुश्मन नहीं है, बल्कि उनका भी एक रोल है, उसको हमें सबको ऑनर करना चाहिए और है। लेकिन आप देखें कि एक सियासतदान एक पार्टी में वज़ीर बनता है, और जब वो दूसरी हुकूमत में किसी और पार्टी से आके फिर वजीर बनता है, तो वो कह रहा होता है कि पिछली हुकूमत ने ये किया, हालांकि वजीर उसमें खुद भी होता है, वो उसका जो बैगेज अपने साथ नहीं लेके जाता। ये फौज है, अदारा है कि 47 से अब तक किसी ने इंडिविजुअल किसी जनरल ने भी कोई काम किया है तो उसकी जिम्मेदारी वो कबूल कर रहा है, और उसका डिफेंस देते हैं, उनसे पूछा जाता है और वो उस पर कोई वो माइंड नहीं करते। तो इससे बेहतर इसका जो क्या हो सकता है जहां तक वो पहुंचे हैं, तो इसीलिए वो इतने काम और कूल हमें नजर आ रहे हैं कि वाकई ही जो पाकिस्तान का जो आर्मी का जो इंस्टीट्यूशन है फौज का, ये एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। राना साहब, हमें एक बड़ा क्लियर डिफरेंस नज़र आता है जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हालांकि बड़ी पुरानी पार्टीज़ हैं और इन लोगों को ये पॉलिटिक्स करते हुए कईयों की तो तीसरी जनरेशन आ गई है, लेकिन जब उनका हम रवैया देखते हैं मुल्की मामलात पर, जिस तरीके से वो गुफ्तगू करते हैं, अपने मुखालिफिन पर अटैक करते हैं, आज हमने पाकिस्तानी फ़ौज का जो रवैया देखा, जो DGISPR की गुफ्तगू थी, और कंपैरिजन करते हैं तो एक बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। समीर साहब, उसकी वजह यह है कि उनकी तरबियत ऐसी है। यहाँ पे आसफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो इन लोगों को तरबियत दे के आगे लाएंगे, उनसे आप किसी अच्छे रवैये की तवक्को कर सकते। तो फ़ौज की तरबियत का जो निज़ाम है समीर साहब, ये सारा कुछ उस वजह से है। और मैं आज आपको बताऊं कि ये रज़ा रब्बानी साहब ने आज जो सेनेट में तकरीर की है, ये
बाज नहीं आते। यानी आज भी अगर ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं लोग, ये रज़ा रब्बानी साहब उनके दिफा में आ जाते हैं। बात वो करते हैं कोई भाई एक इशू है कि ओपन बैलेट के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और वो सुप्रीम कोर्ट में है। उनको फिक्र लगी हुई है कि अचकज़ई की पार्टी जो है वो सेनेट में नहीं आ सकेगी। उनको फिक्र लगी हुई है कि हासिल बजंजो की पार्टी सेनेट में नहीं आ सकेगी। भाई अगर उनके वोट हैं तो वो शो ऑफ हैंड के जरिए क्यों नहीं आ सकते? इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वालों को चोर दरवाजों से पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं। नहीं, मैं कहता हूं राणा साहब, यहां पर वो जहर ना भी उगलें, पार्लियामेंट में वही आएगा ना जिसको वोट मिलेंगे। अगर उनको वोट नहीं मिलते साहब ये आ जाके मिला लेते हैं पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के साथ। बात राणा साहब, कौमी सलामती के इदारे तो और है ना। अब बजंजो साहब या अचकज़ई साहब की जो बात है, अगर उनको वोट नहीं मिलते और उनके सेनेटर्स इलेक्ट नहीं होते तो एक सिंपल सी बात है, मैथ है ये तो, कि अगर आपके पास अक्सरियत नहीं है, मेंबर्स नहीं है, तो आप नहीं आएंगे। इसका पाकिस्तान की मुखालफत या पाकिस्तान की हमायत से तो ताल्लुक नहीं है ना। लेकिन रज़ा रब्बानी साहब उसको ऐसे ही बना रहे थे कि इससे वफाक को बड़ा खतरा लाहक होगा। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताएं, अभी जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसे जो तासुर आया वो ये है कि कोई इंतशार नहीं है, नो इंस्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे हालात आपको नजर आ रहे हैं, या इस बात पर यकीन है कि हुकूमत इस सारी सिचुएशन को संभाल लेगी? हुकूमत पर यकीन है कि वो चीज़ों को संभाल लेगी? ये तो समी साहब, ये तो सीधा सीधा आपके पास बॉल आई है। आप बताएं। मैंने ये सवाल आपसे किया है, उनसे नहीं किया। हुकूमत के पास देखें जिम्मेदारी है। हुकूमत ने अब तक, अगर फौज मुतमिन है कि हुकूमत जो कर रही है, इसका मतलब है कि अच्छा हैंडल कर रही है। क्योंकि देखें आगे भी कर अगर पहले माजी में हमने देखा कि अगर हुकूमतें वक्त कुछ ऐसा करती थी तो फौज की तरफ से रिएक्शन आता था। ये माजी में एग्जांपल्स हैं। अगर आज नहीं आ रहा, बड़ी मिसाल, तो हम क्यों ये समझें कि उनकी आपस में? देखिए, उसकी एक बड़ी मिसाल है। इमरान खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि बाजवा साहब या जो भी मुलाकातें रही अपोजिशन के लीडरों के साथ, वो उनके इल्म में होती थी, और वो तब भी कहते थे कि इनसे मुलाकात आप करते रहें, हासिल कुछ नहीं होना, क्योंकि ये तो NRO ही मांग रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान की फ़ौज ने भी यही रियलाइज़ कर लिया गुफ्तगू के बाद, जो भी ज़ुबैर साहब की जनरल बाजवा से गुफ्तगू हुई या फैज़ साहब की किसी से हुई होगी, तो उसमें यही बात सामने आई कि जनाब हमें NRO चाहिए, तो फिर फ़ौज भी इस बात पे तो कन्विंस हो गई ना, हो गई होगी कि जनाब ये इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं, ये तो सिवाय NRO के और कुछ मांगते ही नहीं है। मुझे एक ब्रेक लेनी है। अपोजिशन की बात हुई है, मैं चाहूंगी आप इस बात को करें। सवाल मैंने इससे किया था, उन्होंने आपको थ्रो किया, मैं चाहूंगी आप इस पे जरूर बात करें। और आर्मी चीफ की और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की भी मुलाकात हुई है, DGISI भी उसमें शामिल थे। मैं चाहूंगी अहमद आप उस पर भी रोशनी डालिएगा, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, अपनी बात कंप्लीट कर लें ऑपोजिशन वाली, फिर आप गिला करेंगे कि जब भी ऑपोजिशन की बात आती है मैं कंप्लीट नहीं करने देती। आपको बात कंप्लीट करें, और वो जो अहम मुलाकात है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। जी, बड़ी अहम मुलाकात है। जनरल साहब जब भी मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर से, और उसमें DGISI भी हैं, तो ये बड़ी अहम बात है। और इसका बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। DGISPR ने आज उसका जिक्र भी किया कि जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मिलिट्री लेवल पर इस खत्ते के हवाले से एक कॉन्टैक्ट हुआ बड़े अरसे के बाद, और उसमें बाकायदा पाकिस्तानी जो डेलीगेशन है वो एक, यानी पाकिस्तान की फ़ौज एक डेलीगेशन की हैसियत से शरीक हुई। ज़िल्मी खलील साहब आए हुए थे यहाँ पे। तो अफ़गानिस्तान का जो इशू होगा डेफिनेटली, लेकिन इस खत्ते में जो पाकिस्तानी फ़ौज की अहमियत है, जो पाकिस्तानी फ़ौज का कंडक्ट है, रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट, अमेरिकन इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज के ताउन और पाकिस्तानी फ़ौज की मदद के बग़ैर जो इन्फ्लुएंस उनका है या जो मफादात उनके हैं, वो उनकी पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं हो सकती। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे अमेरिका ने चुना, लेकिन जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, वो मैं नहीं समझता कि ये अमेरिका के मफाद में होंगे कि वो हों एट द एक्सपेंस ऑफ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। जिस तरह पाकिस्तान ईरान के साथ अभी इस वक्त जो हमारे ताल्लुकात हैं, माजी में कभी इतने अच्छे नहीं रहे, और सऊदी अरब के साथ ऊंच नीच रही है, लेकिन जो अहम इश्यूज़ हैं उन पर सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान का बिल आखिर साथ दिया। जब OIC वज़राए ख़ारजा ने अपने इलामिये में कश्मीर का जिक्र किया, तो जो एक मुतालबा था पाकिस्तान का, वो उन्होंने पूरा किया। तो इसलिए जो आज जो गुफ्तगू जो DGISPR ने की, उसमें जो चीज़ जो मुझे समझ में आई अहमद मंसूर साहब, कि अमेरिकन के साथ जो पाकिस्तान का जो कॉन्टेक्ट है वो हाउ डू यू सी दैट? मुझे तो ये लगता है कि ये बड़ी खुशाइन बात है, इसलिए
कि बीच में जब 90s में एक डेडलॉक आ गया था तो उसका नुकसान हुआ। बाद में जब 9/11 हुआ, अमेरिकन सेड और रियलाइज़ भी किया उन्होंने कि हम आइंदा कभी भी जो हमारी आपस में गुफ्तगू है या जो कॉन्टेक्ट है उसको कभी भी सस्पेंड नहीं करेंगे। तो बीच में जब ट्रंप साहब का दौरे हुकूमत था तो थोड़ा एक मामला हुआ, और अब दोबारा ये जो इतनी जल्दी उस लेवल पर गुफ्तगू शुरू हुई है तो इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं इस खित्ते के हवाले से ज़रा उस पर भी थोड़ा सा बात बता दीजिए। और थोड़ी मिर्चें तो इंडियंस को लगी होंगी, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल समीर साहब, बड़ा मुहतात ये सवाल भी हुआ था और ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई, तो उन्होंने बहुत मुहतात इसमें बात की, लेकिन उसमें इशारा दे दिया। वो इशारा मुस्तकबिल में पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात में एक दोबारा एक यू टर्न आने वाला है, वो मुझे उसी का इशारा लगा कि देखें, हम अगर ख़ुद उसकी भी बात कर लें, ट्रंप का दौर बिल्कुल पाकिस्तान डिसकनेक्ट था पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप देखा जाए तो। जो हालात थे, मोदी बड़ी उसकी पिंगें बड़ी हुई थी और सारे मामला, तो अमेरिका की जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है वो भी टोटल इनसाइड फॉरेन पॉलिसी थी नहीं, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं थी, वो बिल्कुल एक अजीब ही कहानी बन गई थी। तो अब जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, और आपसे बेहतर कौन जानता है कि जो कैरी लूगर बिल था वो असल में तो बाइडन लूगर बिल था जो इन्होंने ड्राफ्ट किया था। तो इसका मतलब है कि उनकी जो स्टडी पाकिस्तान के साथ और फिर पाकिस्तान के उस लोगों के साथ उनके आपस के ताल्लुकात और विजिट्स वो ऑन रिकॉर्ड है, वो हमें समझते हैं। एक ट्रस्ट लेवल उन्होंने पाकिस्तान का अमेरिका के साथ दूसरी बात यह है कि ट्रेडिशनली जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है अमेरिका में, जो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े अहम लोग हैं, उनके ज़्यादा ताल्लुकात डेमोक्रेटिक लीडरशिप से हैं। रिपब्लिकन्स में बहुत कम ही है। हमारा दोस्त साजिद तारड़ बेचारा, वो उसको भी कोई पोजीशन तो नहीं मिल सकी। ट्रंप ने उनको अपने साथ, उनका डेजिग्नेशन तो वो हम मीडिया में लिखते थे कि वो कोई एडवाइज़र हैं, लेकिन वो कोई एडवाइज़र टाइप चीज़ नहीं थे, क्योंकि ट्रंप जो था आप नज़र आ गया आपको कि बड़ा बुली करने वाला आदमी, डिसरिस्पेक्टफुल टू एवरीवन, पैसे पे बिलीव करना, कोई अकदार का लिहाज ना करना। आप वाइट हाउस पर आप चढ़ा रहे हैं बंदों को, उस पर कांग्रेस में तालियां बजा रहे हैं, टीवी पे उसको देख रहे हैं। तो वो ये जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, पाकिस्तानी डायस्पोरा भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, जिस तरह माजी में रोल प्ले हुआ था। अगर हुकूमत पाकिस्तान उनको इस्तेमाल करे तो वो एक सोच में जो तब्दीली है वाशिंगटन की, उनकी प्रायोरिटी तो अमरीकी मफादात ही होंगे, लेकिन ये भी अमरीकी मफाद है कि पाकिस्तान के साथ आप ताल्लुकात को नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिया आप उसको ख़त्म करें। इसमें उन्होंने जो बात की ना, वो मिर्चें लगने वाली भी, वो उसमें जब उनसे बात हुई कि उन्होंने कहा DGISPR ने कि मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा कि जो मकबूजा कश्मीर के इश्यूज़ हैं वहाँ पर जो बाइडन और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है जो भी आने वाले हैं उन्होंने क्या कमेंट किए हैं। अब वो हमें भी पता है और इंडिया को भी पता है, वो उसको क्रिटिसाइज कर चुके हैं, कंडेम कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि उनका एक माइंड सामने आ चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज होगी कि हम जो चीख रहे हैं कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, दुनिया उस पर तवज्जो दे। तो जो अब अमेरिका वहाँ की जो हुकूमत आ रही है वो ऑलरेडी इस पे एक ओपिनियन रखती है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम चाहते हैं कि दुनिया तवज्जो दे, तो वो तवज्जो आ सकती है आने वाले 4 सालों में। इंडिया और जो कश्मीर के लोग हैं जिन पे जुल्म हो रहा है, उसके लिए कुछ खैर की खबर निकल सकती है। बहरहाल अमेरिका एक सुपर पावर है, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है पूरी दुनिया की जो पॉलिसीज होती हैं। तो उसी आशीर्वाद से ही मोदी यहाँ तक पहुँचा। तो अगर वहाँ से अब उन हाथ उठा लिया जाता है तो खैर की खबर आ सकती है। तो पाकिस्तान को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरा ख्याल है यही पॉजिटिव चीज़ है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है, पाकिस्तान की फ़ौज भी देख रही है। और जैसे आपने कहा कि हमारी जो हुकूमत है वो भी वहाँ जो अमेरिकन जो वहाँ पर इन्फ्लुएंस रखते हैं उनको इस्तेमाल करें, उसको मजीद आगे लेके चले। अच्छा राना साहब, एक जो डोजियर भी दिया पाकिस्तान ने, जब भी मैंने DGISPR को सुना है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अब जो भारत की मदाखलत और जो दहशत गर्दों के साथ जो भारत के ताल्लुकात हैं उसको जिस तरीके से हाईलाइट किया DGISPR यानी गवर्नमेंट ने डोजियर की शक्ल में, एक तो दुनिया ने उसको शायद देखा क्योंकि पहली दफ़ा उसमें एविडेंस शामिल किया गया था। दूसरा, आज जो बात कही कि भारत जो है उसने मुख्तलिफ जो नेटवर्क्स हैं दहशतगर्दी के, उनके साथ उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की है KPK में, बलूचिस्तान में,
पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी पैदा करने के लिए, हालात को ख़राब करने के लिए, और बिल्कुल उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। और इसके साथ ये भी कहा उन्होंने कि कोई ऑर्गेनाइज्ड जो स्ट्रक्चर है टेररिज्म का वो अब पाकिस्तान में मौजूद नहीं। अगरचे वो सवाल भी एक हुआ कि वो मुफ्ती नूर वली की उन्होंने वीडियो भी दिखाई उसमें कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है एक इस तरह की छोटे से इवेंट की वीडियो बना के उसको बड़ा करके सोशल मीडिया पे चलाना, और ये तासुर ताकि दिया जा सके कि पाकिस्तान में उन इलाकों में अभी तक कोई दहशतगर्दी को के हवाले से कोई बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कोई नेटवर्क मौजूद है। तो ये जो बात है DGISPR की, ये तो बड़ा क्लियरली यानी पाकिस्तान एविडेंस के साथ ये बात दुनिया को बता रहा है। तो उसके हमें नताइज भी नज़र आ रहे हैं कि दुनिया शायद पहली दफ़ा पाकिस्तान की सिंसेरिटी और पाकिस्तान की एफर्ट्स को एक्नॉलेज कर रही है। जी समी साहब, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये पहली दफ़ा हुआ है। आप देखें कि पाकिस्तान ने खुलकर भारत के जो मकरू अज़ाइम हैं, उसकी दहशतगर्दी के नेटवर्क से जो ताल्लुकात हैं, जिस तरीके से वो सारा कुछ स्पॉन्सर कर रहा है, उसको खुलकर पूरे अक़वाम आलम के सामने रखा। इससे पहले क्या होता था, पिछले ख़ास तौर पे 10 साल जो इमरान खान की हुकूमत से पहले थे, कि भारत का नाम नहीं लेते थे। भारत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के सबूत उस वक्त भी मौजूद थे समी साहब, लेकिन ये नाम नहीं लेते थे हमारे हुक्मरान। एक और बात ऐड कर दूं जो आपने बात कही है, अभी जो कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ उसमें जो अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि जो लोग आगे आगे थे हमला करने में वो इंडियन अमेरिकन थे। यानी कैपिटल हिल पे जो हमला ट्रंप के कहने पर किया उसमें इंडियन अमेरिकन का एक बड़ा रोल था। ये मैं नहीं कह रहा, आप जाएं, आप पिछले दिनों में जब ये वाक़या हुआ CNN निकाल के देख लें, फॉक्स निकाल के देख लें, आप उनके एंकर्स को, रिपोर्टर्स को, उनकी फाइंडिंग है, उन्होंने कहा कि वेरी स्ट्रेंज कि इंडियन अमेरिकन जो थे वो इसको लीड कर रहे थे। उसका समी साहब मतलब जो है वो साफ जाहिर है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो ट्रंप के हारने की है वो इंडियंस को हुई है। और जो अभी अहमद मंसूर साहब ने बात की कि जो बाइडन ने अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान जब ये कश्मीर वाला इशू हुआ, भारत ने कश्मीर के लोगों को उनके हकूक़ से महरूम किया, तो जो बाइडन जो है जब इन्होंने वहाँ सारा मुहासरा कर लिया तो जो बाइडन ने खुलकर उसकी मजम्मत की और कहा कि ये काम जो है ये भारत के में जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस पर आवाज़ उठाई जो बाइडन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान। तो इसलिए अच्छा खैर राना साहब, ये जो बातें हैं ना आवाज़ उठाना, ये तो उठाते रहते हैं आवाज़, बस लेकिन वक्त के साथ साथ कभी कभी ऊंची हो जाती है, कभी नीची हो जाती है, वो अपने मफादात को देख के फैसला करते हैं। और मंसूर साहब, जो मुझे जो समझ में आई ये बात, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान भी अब वही ज़बान इस्तेमाल कर रहा है जो अमेरिका करता है, जो बरतानिया करता है, जो इंडिया करता है, कि अपने मफादात को सामने रखते हुए अपनी खारजा पॉलिसी और जो बॉर्डर पर सूरत हाल है उस पर कमेंट करता है। अब मैं दोबारा कहूँगी आपसे कि मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो अहमद साहब सवाल का जवाब सेकंड प्रोग्राम में। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी अहमद साहब, समी साहब के सवाल का जवाब दें और तर्जुमानों से भी मुलाकात कर ली वज़ीर आज़म ने। बिल्कुल, जो समी साहब ने बात की ना समी साहब, अभी आप पहले जो बात कर रहे थे कि अमेरिकन डेलीगेशंस आ रहे हैं और ज़ल्मे खलीलज़ाद के बहुत ज़्यादा दौरे हैं, तो वो ही बात है कि मफादात पाकिस्तान वाकई ही वहाँ पे अब थोड़ी हमारी पॉलिसी शिफ्ट आ चुकी है कि हम पहले दूसरों के लिए कोई अब हम वो कोई ना समझे कि हम उनके लिए किराए का काम दोबारा कभी करेंगे ज़िंदगी में, अगर माजी में किया भी था। अभी जो वो आ रहे हैं ये अपने मकसद के लिए आ रहे हैं, अपना काम लेके आ रहे हैं, मदद मांगने के लिए आए हुए हैं और हम उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं अफगान अमन अमल के हवाले से। क्योंकि वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये पता है कि अगर अफगानिस्तान में अमन है तो हमारी भी तरक्की होगी। क्यों, अगर आपने CPEC को कामयाब करना है तो और यहाँ से गवादर से आपने लेके जाना है सारा सप्लाई लाइन और दूसरे ममालिक को इसमें शरीक करना है, रशिया के साथ अगर आपने गैस पाइपलाइन जो पाक रशिया कॉरिडोर की बात है, तो आपको अफ़गानिस्तान में अमन चाहिए ताकि सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक आप अपनी ट्रेड कर सकें। अगर वो सारा ख़ित्ता अफ़गानिस्तान और वो साथ वाले इलाके अगर उनमें अमन आ जाता है तो आप यकीन करें वहाँ पर जो मल्टी नेशनल्स जाएंगे
लोग ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट सबसे बिजी तरीन एयरपोर्ट होगा। उन तमाम मल्टीनेशनल्स के जो हेडक्वार्टर्स होंगे इस रीजन के लिए वो इस्लामाबाद में होंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं है। तो अगले 5-10 साल जो पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद की हैसियत होगी और KPK की जो हैसियत होगी, जहाँ से ये सब लोग वो गुजर के जाएंगे, वो बता रहे हैं कि एक बड़ी फिनोमिनल ग्रोथ हो सकती है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को इस बात का अदराक है। तो अभी जैसे ब्रेक में राना साहब बात कर रहे थे कि पहली दफ़ा हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, चाहे वो सिविल हैं चाहे वो अस्करी हैं, वो अब अमेरिका को या दूसरे जो सुपर पावर्स हैं उनको मास्टर्स की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, उनको ट्रीट कर रहे हैं कि ठीक है आप दोस्ती में आए, हमारे अपने मफादात हैं, आपके अपने मफादात हैं, जहाँ पे चीज़ें कोइंसाइड करते हैं लेट्स वर्क टुगेदर और इनको सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम आंखें बंद करके जिधर सानू तुसी ले जाओ उस खूह से छाल मार दी। इदराक समीर साहब बिल्कुल है, और बारहा ये अब हमारी तरफ से ये चीज़ आनी शुरू हो गई है ऑन रिकॉर्ड कि जो खित्ते के ममालिक हैं उसमें इंडिया भी है, उसमें अफगानिस्तान है, ईरान है, चाइना है या मशरक़ वस्ता है, सब ने इकट्ठे डूबना है, इकट्ठे ऊपर जाना। लेकिन ये अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा हट के ज़रा, क्योंकि टाइम भी अब सेगमेंट आखिरी है और सियासत तड़का जो है ना राना साहब अगर ना लगाएं तो फिर बाद में कहते हैं प्रोग्राम दिलचस्प नहीं आई। राना साहब ये अदराक हो गया मरियम नवाज को भी कि अब कोई फायदा नहीं है, मालाकंड आज जलसे में गई नहीं वो। साहब वो मालाकंड जलसे में उन्होंने क्या जाना था, वो बन्नू भी नहीं गई। क्लियर है ना राना साहब चीजें, ये चीजें जो है ना वादे। आज मालाकंड में क्या हुआ है, वहां पे पीपल पार्टी और JUI वालों का फड्डा पड़ गया, उन्हें जलसे का मुकाम तब्दील करना पड़ा। एक ने कहा नहीं यहाँ होगा, दूसरे ने कहा सिक्योरिटी रीजन से राना साहब। तो ये चीजें जो है समीर साहब, अवाम आज वहां भी अवाम नहीं आए, इसलिए मैं देख रहा था बहुत कम लोग आए, बालाकंड में भी बहुत कम लोग। आपने जो बात पहले दिन बिलावल का कंटेनर नहीं जा सकता था ना राना साहब, सिक्योरिटी रीजन से ना बात करें। समीर साहब आपने एक जुमला बात सुने, एक मिनट बात सुने। कंटेनर नहीं जा सकता था या ये आप देखें जो इमरान खान लेकर आया था ना जुलूस, उसको जगह जगह उस पर लाठीचार्ज किया गया, पथराव किया गया, क्या कुछ किया गया, इसके बावजूद वो इस्लामाबाद किस तरह पहुंचे। इनको मेरी बात सुने, इनको ना किसी ने हाथ लगाया ना कुछ किया, मजे से जाते हैं, लेकिन अवाम इनके साथ नहीं है। और समीर साहब ने एक बात पहले दिन कही थी, आज वो सच साबित हो रही है, वो ये है कि पाक फौज के खिलाफ नवाज शरीफ का जो बयानिया है, ये अवाम ने उसकी वजह से इनके जलसों को रद्द किया है। इसलिए अवाम जो गुजरांवाला में तकरीर नवाज शरीफ ने कर दी, उसके बाद PDM जो है ना उसका क्रियाक्रम हो गया। कुछ कह रहे थे मंसूर, राना साहब इस पे कमेंट करें कि मालाकंड में जलसे की जगह पे इत्तेफाक नहीं हो सका, पिंडी पे कैसे करेंगे? जी राना साहब देखें ना, अगर मालाकंड में नहीं हो सका, पिंडी पे कतई इत्तेफाक नहीं है समीर साहब। मेरे पास, मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहा हूँ, आसिफ जरदारी ने साफ कह दिया है मौलाना फजल रहमान को कि कोई PDM का मार्च पिंडी की तरफ नहीं होगा। उनके तो सीने में दर्द हो रहा है मंसूर, वो और वजह से हुआ था। किस वजह से? वो एक तारीख थी, उस वजह से हुआ था। अच्छा, ये जब तारीख आती है तो वो फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। बड़ी जहीन और फतीन बीमारी है बड़ी। देखिए, अगर पाकिस्तान में एक मुदब्बराना क़यादत, तदब्बर वाली, सोचने समझने वाली मौजूद है, तो हमें चाहिए कि उनको प्रमोट करें, क्योंकि अब उनका ही दौर है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, ये समीर साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे राना साहब देख लें आप फ्यूचर अपना, मैं नून लीग ख्याल से बात किया करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात हो ना तो अलीना आपके दांत पूरे पाकिस्तान को नजर आ जाते हैं। ऐसी जबरदस्त बातचीत खिल जाती है। पार्टी की बात पे नहीं आते, मुझे राना साहब की बातों पर एक्चुअली जी राना साहब, ये जो मंसूर ने बात की मुदब्बराना क्या है, ख्याल करें राना साहब। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, आप भी मुझे कह रहे थे कि आने वाला दौर जो है वो बिलावल का लगता है आपको। नहीं, मुझे तो कतई तौर पर नहीं लगता। वो कुछ उनके पीपल्स पार्टी के लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मसला ये है, अहमद साहब को सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते वैसे पीपल्स पार्टी के लिए? नहीं, मैं आपको बताऊं, ये जो अहमद साहब ने ना बड़े अच्छे अंदाज में बात की है। इन्होंने ये कहा है, जो बात ये है कि आसिफ जरदारी साहब की जो शातराना चालें हैं और उनकी शातराना बीमारी, अल्लाह उन्हें सेहत दे, अल्लाह उन्हें सेहत, लेकिन जो शातराना बीमारी है वो तारीख से पहले होती है जब अदालत में पेश होती है। मंसूर साहब और पाकिस्तान को छोड़ा नहीं मंसूर साहब देखिए, और ये पाकिस्तान को छोड़ा नहीं उन्होंने, ये बात है। ये मंसूर साहब देखें, ये पाकिस्तान के वाहिद से और माल भी नवाज शरीफ से ज्यादा बनाया उन्होंने वैसे। पाकिस्तान में रखा हुआ है, नहीं छोड़ के गए थे जब इनसे 800 अरब रुपए का है, जायदादें हैं यहाँ, बहुत कुछ है, प्लॉट्स हैं, पूरा क्लिफ्टन है, पाकिस्तान में है सब कुछ। नहीं मंसूर साहब देखें, जरदारी साहब जो है ना, वो आपने मुझे लाजवाब कर दिया। समीर साहब तो है उनका इधर ही है। ये समीर साहब वो शख्सियत है, जब सदर बनने से पहले भी, जब अपने भाई नवाज शरीफ के दौर में भी ये जेल में गए थे, तो इन्होंने ज़्यादातर वक्त
हॉस्पिटल में गुजारा था। इससे ज़्यादा हॉस्पिटल में रहने का, जेल से किस तरह अस्पताल जाना है, वो तजर्बा किसी और सियासतदान को उतना नहीं है जितना आसिफ जरदारी साहब को। लेकिन अब आसिफ जरदारी साहब जो है ना, उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ है जी, उन्होंने, इसमें तो कोई शक नहीं कि उन्होंने सीख भी लिया होगा और बड़ी वो पॉलिटिक्स भी, वो ही इज़ ए पॉलिटिकल इंजीनियर, अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन आज मैं ज़रूर जिक्र करूँगा कि अपने एक बड़े करीबी दोस्त से महरूम हो गए हैं, हाजी नवाज़ खोखर साहब। ही वॉज सन ऑफ द सॉइल, यहीं से उनका ताल्लुक़ था। उनका इंतकाल हुआ और नवाज़ खोखर साहब जो थे वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर सेनेटर, उनके वालिद जो बिलावल भुट्टो के तर्जुमान हैं, और ये जो जरदारी साहब हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से इनको शामिल किया था पीपल्स पार्टी में, हाजी नवाज़ खोखर साहब को, और बड़े अहम जो मामलात और बड़ी क्लोज़ मशावरत में वो उनको शरीक करते रहे हैं। उनका इंतकाल हुआ, उससे पहले उनके भाई का भी इंतकाल हुआ। उस फैमिली के लिए ये बड़ा सानिया है। अल्लाह ताला जो चले गए यहाँ से उनके दर्जात को बुलंद करे और जो लवाहिकीन है उनको सब्र दे। लेकिन ये बहरहाल आसिफ अली जरदारी साहब का एक पर्सनल लॉस है, और अब बड़ी जिम्मेदारी जो नौजवान सेनेटर हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर राना साहब, उन पर आ गई है कि अब कि वो किस तरीके से अपना जो ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी के साथ वो निभाते हैं। क्योंकि अभी जो रिसेंटली उनकी जो थोड़ी खटपट हुई थी बिलावल साहब के साथ, उसके ख़ात्मे में भी हाजी नवाज़ खोखर और आसिफ अली जरदारी साहब का उसमें बड़ी कोशिश थी, बड़ा उसमें हाथ था। जी समी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि हाजी नवाज़ खोखर जो है वो अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, वो बड़े वज़ादार इंसान थे। और ये जो आपने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के हवाले से बात की, ये एक मसला है बिलावल भुट्टो के और आसिफ जरदारी के दरमियान। आसिफ जरदारी साहब के करीबी जो लोग हैं, बिलावल भुट्टो साहब उनको पसंद नहीं करते, ये हकीकत है, ये कोई बनी बनाई बात नहीं। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से जो भी मामला हुआ था, ये कोई मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की ज़ात तक महदूद नहीं। जितने लोग भी आसिफ जरदारी साहब के करीब हैं या पहले बहुत ज़्यादा करीब थे, बिलावल भुट्टो साहब उनके साथ उतने कंफर्टेबल नहीं हैं। और जिस तरीके से आसिफ जरदारी अपने दोस्तों को साथ चलाते थे, बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी के उन दोस्तों को उस तरीके से अपने साथ नहीं चलाते, ये हकीकत है। और आसिफ जरदारी साहब ने इस मामले में मुदाखलत की और अपने बेटे को समझाया कि बेटा इतना आगे नहीं जाओ। तो ये चीज़ जो है, बिलावल भुट्टो साहब का अपने वालिद के दोस्तों के साथ एक मसला अपनी जगह पे मौजूद है, ये एक हकीकत, खुली हकीकत है। तो ये भी कमेंट करना चाहेंगे लास्ट में? मैं इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए करूंगा, मेरे पास इसमें इंफॉर्मेशन है। ये जैसे आपने बात की ना वज़ेदारी वाली, उसी वजह से वो साइड पे हटे, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी। फिर वापस उन्हें बिलावल उनके पास गए। मैं नाम ले देता हूँ, एनी मरी हैं, बिलावल के बहुत उनके मामलात जो हैं वो संभालती हैं सारा। वो ज़रा वहाँ पे लड़ाई थे कौन करीब होता है, उसमें इनको लगा कि थोड़ा ये इशू बना था, तो उसकी और वजह ये से और जो सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। और उन्होंने जो एनी मरी की जो गुफ्तगू थी उसको उन्होंने समझा कि ये उनकी इंसल्ट है, और उन्होंने बिलावल साहब से कहा कि जनाब आप ये इस्तीफ़ा ले लें, अगर इन्हीं लोगों से हमने बातें सुननी है तो आप ये इस्तीफ़ा ले लें। तो उस बात को फिर रियलाइज़ किया गया और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर रिमेन्ड वेरी काम एंड वेरी। ये जो कैट फाइट है ना समी साहब, इसकी बाकी जो कहानी है ना वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में सुनाएंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम से हम सबको अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।